नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना होती है अंदर की, उसके बारे में जो जानकारी है उसके कोई अंदर जाके तो किसी ने देखा नहीं है, तो उसके अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हमें। कैसे हैं? अप्रत्यक्ष प्रमाण। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है क्योंकि अंदर जाके किसी ने देखा नहीं। तो ये किसके आधार पर मिले गए कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर और ज्वालामुखी क्रियाएं जो हैं इनके आधार पर इसके अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। तो इस आधार पर इसकी जानकारी मिली है। अब देखिए, यहाँ पर जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या, ये आपके पृथ्वी है, इसकी जो रेडियस है नॉर्थ से साउथ, ये आपके नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ से साउथ होगी इसकी 6357 किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। और इसका व्यास हो जाएगा इसका दोगुना, 12,714 किलोमीटर। ये किस में डाटा? किलोमीटर में है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पूरी तरीक़ा से गोल नहीं है, ये थोड़ा एलिप्स यानी कि दीर्घ वृत्ताकार के रूप में है। तो ये आपके इसकी जो त्रिज्या है वेस्ट से ईस्ट की ओर यानी पश्चिम से पूरब की ओर, ये वाली जो त्रिज्या, तो ये त्रिज्या जो है, ये रेडियस और ये डाया, ये क्या है? बजाय इसकी नॉर्थ साउथ के बजाय ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है? इसका है 6378, 21 किलोमीटर। कितना? 21 किलोमीटर का ये अंतर है रेडियस में, त्रिज्या में, पूर्व पश्चिम में। और व्यास जो है 12,756 यानी कि 42 किलोमीटर दोनों साइड में, दोनों त्रिज्याओं में बढ़ेगा। तो ये कितने का डिफरेंस रहेगा? 42 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा नॉर्थ साउथ में। और इसमें वेस्ट ईस्ट के जो इसका व्यास होगा, इसके अंदर कितने का रहेगा? 42 किलोमीटर का अंतर रहेगा। अधिक कौन सा है? अधिक है इसका पूरब और पश्चिम वाला, ये इसका अधिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी अपने यही डायग्राम है जिसमें बताया गया है, ये इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इधर ये आपके दोनों साइड के पूरब और पश्चिम वाले दिए गए हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है आपके डाया में, दोनों में 42 किलोमीटर का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पढ़ते हैं हम आंतरिक संरचना के आधार पर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। 3 भाग है यहाँ पर पृथ्वी के। एक तो है भूपरपटी। क्या है? भूपरपटी, क्रस्ट। दूसरा है मेटल और तीसरा है कोर। तो मेंटल, कोर, ये 3 भाग हो गए। यहाँ इसको देखिए डायग्राम में, जैसे आप प्याज के ऊपर जो छिलके होते हैं इस तरीक़ा से इसको परतों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। 3 परतें इसकी मानी गई हैं। तो सबसे ऊपरी परत जो है जिस पर हम रहते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये जो ऊपरी परत है ब्लू कलर में, इस पर हम रहते हैं। तो इसको बोला गया है क्रस्ट। और ये है 8 से 40 किलोमीटर। कितनी है? 8 से 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। यानी ऊपर से लेकर के 8 से और मैक्सिमम 40 किलोमीटर गहराई तक की जो परत होगी उसको क्या माना गया है? क्रस्ट माना गया है। उसके बाद में दूसरी है मेंटल, 2900 किलोमीटर। कौन सी? उसके नीचे जो है 2900 किलोमीटर। इसके जैसे गहराई में जाएंगे हम तो ये 40 किलोमीटर, 40 से लेकर के 2900 तक, तो ये हो जाएगी आपके मेंटल। उसके बाद में आती है कोर। कोर जो है उसको 2 भागों में डिवाइड इसने माना है, आउटर कोर और इंटरनल कोर। तो आउटर कोर जो है 2250 किलोमीटर और ये इनर कोर जो है वो 1300 किलोमीटर के अंदर है। इसको अलग अलग इस तरीक़ा से डिवाइड किया है। तो ये जो ऊपर की बाहरी परत है, खोखला जो ये कर दिया है, इसको क्रस्ट कह दिया, और इसको मेंटल, आउटर कोर, और ये इनर कोर। ये इसी में से, इसी डायग्राम में से अलग से किए गए डायग्राम है। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, भूपरपटी, क्रस्ट जो होता है, जो बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं, तो ये भूपरपटी होगी, जो कैसी है? ठोस है, सॉलिड। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम की। SI से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम। भूपरपटी में सिलिका और एल्यूमिनियम, स्याल जिसे बोला जाता है, इसमें पाया जाता है। और ये ठोस, सॉलिड होती है। दूसरा है मेंटल, ये लिक्विड होती है जिसमें
सीमा भी कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम इसके अंदर पाए जाते हैं। तीसरा है आपके कोर। क्या है? कोर। कोर के अंदर जो है कोर, इसमें द्रव अवस्था में ये होती है। इसके अंदर होता है निकल और फेरस, नीफा इसे बोला जाता है। निकल और फेरस का मतलब हुआ आयरन। तो ये इसमें होते हैं। आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। भूपरपट्टी क्रेस्ट जो है इसे क्या कहा जाता है? सियाल। मेंटल सीमा, उसके बाद की परत कौन सी है? सीमा। और आंतरिक परत कौन सी है? नीफा। नीफा, सीमा और सियाल। इस तरीक़ा से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। बाकी आपके होगा क्रेस्ट, मेंटल और कोर। अगर क्रेस्ट की बात की जाए, भूपरपट्टी की बात की जाए यहाँ पर, तो भूपरपट्टी पर महाद्वीपीय भूपरपट्टी और महासागरीय भूपरपट्टी है। तो महाद्वीपीय जो भूपरपट्टी है उसकी मोटाई है 40 से 50 किलोमीटर और महासागरीय भूपरपट्टी है उसकी मोटाई है 5 से 10 किलोमीटर। क्रेस्ट से कोर तक जाने पर घनत्व और तापमान दोनों जो क्या है? बढ़ते हैं। आपके डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते हैं। कब? गहराई बढ़ने पर। जैसे जैसे क्रेस्ट से कोर की ओर जाओगे, अंदर ही अंदर क्या है? कोर। क्या है? कोर। उसके बाद में मेंटल और सबसे बाहर कौन सा है? क्रेस्ट। तो क्रेस्ट से जैसे हम गहराई में कोर तक जाएंगे तो उसके साथ में आपके घनत्व और तापमान बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। कितना है? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। क्रेस्ट का अन्य नाम क्या है? सियाल, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए मेंटल परत के बारे में देखिए। इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। इसके अंदर संवहनी तरंगें चलती हैं। कौन सी तरंग है? संवहनी तरंगें। और मेंटल का अन्य नाम है सीमा। ऐसा से सिलिका हो गया और एम से मैग्नीशियम हो गया। ये धातु इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है कोर। सबसे आंतरिक परत कौन सी? आंतरिक संरचना है कोर परत। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है कोर, जिसकी गहराई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर से अधिक है। कितनी है? ये 6378 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर नीफा, इसका अन्य नाम है निकल और फेरस यानी कि आयरन, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो घनत्व से जुड़ी जो असंबंधता है इसे देखिए। क्रेस्ट जो है 10 से 100 किलोमीटर के बीच में, जैसे ऊपरी परत कौन सी हुई? क्रेस्ट। तो इसमें आउटर क्रेस्ट और इनर क्रेस्ट में इसको भी बांटा गया। इन दोनों के बीच की जो है कॉनराड असंबंधता कहलाती है। मेंटल, ये मोहो असंबंधता, जिसमें मेंटल को भी आउटर और इनर के रूप में बांटा गया। मेंटल कितनी है? 2900 किलोमीटर। इसमें रेपेटी संबंधता और गुटेनबर्ग असंबंधता। कोर में है आपके 6378 किलोमीटर, आउटर कोर और इनर कोर, जिसके बीच की जो है इसे बोलते हैं लेहमैन असंबंधता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये जो डायग्राम है ये उसी का रूप है, आप इसको समझ सकते हैं। ये आपकी एक स्फीयर यानी गोलाकार रूप में इसको माना है पृथ्वी को, और इसका ये हिस्सा काट गया है। तो सबसे ऊपरी जो परत है इसको इसने क्या किया? क्रेस्ट मान ली। क्या है? क्रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा है आपके ये वाला मेंटल। क्या है ये? मेंटल। उसके बाद में है आपके कोर। ये तो हो गया आपके मेंटल और दूसरा कोर। आंतरिक, सबसे आंतरिक जो संरचना है वो कोर है। कोर में है कौन सा? आपके देखिए सबसे ऊपरी परत ये हो गया आपके सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। दूसरी मेंटल में हो गया आपके सीमा, आपके सिलिका और मैग्नीशियम। और ये हो गया आपके नीफा, निकल और फेरस। तो ये आपको याद रखना है। हमने इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड टॉपिक भूकंप, ज्वालामुखी, इनको हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि कौन सी परत में कहाँ पर ज्वालामुखी उठते हैं, कहाँ से आपके भूकंप की तरंग उठती हैं। तो वो सारी जानकारी हम अगली क्लास में करेंगे।
उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी। कौन सा है? ज्वालामुखी। हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपके इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस अपलोड कर दी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट चेकआउट करके ज़रूर देखें। चलिए ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी वोल्केनो। देखिए, पृथ्वी के अंदर से जो गर्म ज्वाला भरी रहती है, मतलब एक पृथ्वी के इस मुंह पर जो अपने क्रस्ट होता है, पृथ्वी का ऊपरी परत भूपर पट्टी, जो भूपर पट्टी होती है, इस पर क्या होता है, एक मुख बनता है और उसमें से ज्वाला निकलती है, तो ये ज्वालामुखी हो जाएगी। ज्वालामुखी के बारे में देखिए, पृथ्वी की सतह पर दरार या मुख बन जाता है, एक दरार पड़ जाती है और उसमें से क्या होता है, गर्म लावा, जल बाष्प, गैसें, भस्म, राख आदि निकलते हैं। तो इस प्रकार ज्वालामुखी का निर्माण होता है। पृथ्वी की सतह पर दरार या मुख बन जाता है, दरारनुमा, और उसमें से गर्म लावा, जल बाष्प, गैसें या भस्म, राख, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। और बाहर जब निकलती हैं तो सर्वाधिक इसमें से निकलने वाली जो गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं ज्वालामुखी में? एक तो है जल बाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये आप देख रहे होंगे चित्र में ज्वालामुखी जो है। देखिए, इस प्रकार जो अंदर गर्म भरा रहता है और वो बाहर निकलता है ज्वालामुखी, मतलब पृथ्वी के फटने के बाद में। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी की जो संरचना है उसके बारे में देखिए। ये आपके पृथ्वी है, मतलब थल भाग, और इसमें से अंदर से ये इस प्रकार ये निकल रहा है। तो जब ये अंदर रहता है गर्म तो इसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। लेकिन जैसे ये बाहर निकलता है तो ये कहलाता है लावा। किसके रूप में निकलता है? बाहर लावा के रूप में। और ये जो गड्ढा रहेगा जिसका मुख बनेगा इसको बोलते हैं आपके क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोला जाता है इसको बोला जाता है क्रेटर, मुख को। और ये जो लावा साइड में गिर के जो ठंडा होता है तो उसे बोला जाता है सिंडर कॉन। क्या बोला जाता है? सिंडर कॉन। तो ये जल बाष्प और अन्य गैसें इसमें से निकलती हैं, आप देख पा रहे होंगे चित्र में सामने। देखिए, इसको अपन समझते हैं क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का जो मुख होता है, जहाँ से ज्वाला यानी जो लावा मैग्मा निकलता है, उसको बोलते हैं क्रेटर। कप के आकार का होता है जहाँ से लावा बाहर आता है, और पानी से भर जाने के से क्रेटर झील का निर्माण हुआ महाराष्ट्र में। लोनार झील इसका एक एग्जाम्पल है। ये कैसे होता है? जैसे ज्वालामुखी शांत हो गया और यहाँ पर ये जो इसका मुख था इसमें ये गड्ढा बन गया जहाँ से निकले, तो इसमें फिर पानी भर गया, तो ये इस प्रकार एक झील का निर्माण हुआ महाराष्ट्र में। कौन सी झील? लोनार झील। उसके बाद में है आपके काल्डेरा। काल्डेरा क्या है? क्रेटर जो है इसका विस्तृत रूप। अगर ये काल्डेरा जो ये जो क्रेटर है विस्तृत बड़ा हो जाए, या क्रेटर के विस्फोट या धंसने से ये इसका निर्माण होता है, तो ये क्या कहलाता है? काल्डेरा कहलाता है। क्रेटर का बड़ा रूप, विस्तृत रूप जो है काल्डेरा कहलाता है। उसके बाद में है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? चट्टानों का पिघला हुआ रूप जो है, जो पृथ्वी की सतह के अंदर होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह के अंदर होता है, वो कहलाता है मैग्मा। नेक्स्ट आपके है लावा, स्लैग। मैग्मा जो क्रेटर से निकलकर बाहर आ जाता है उसे बोला जाता है लावा। ये आपके लावा देख रहे हो, यहाँ पर है ये अंदर तरल पदार्थ में चट्टानों का रूप, ये है मैग्मा। और मैग्मा जैसे ही बाहर निकलेगा तो बाहर निकल के ये किसके रूप में निकलेगा? लावा के रूप में। कहाँ से निकलेगा? ये क्रेटर से होकर के। सिंडर या शंकु। लावा ठंडा होकर टुकड़ों में जम जाता है, जिसे सिंडर या शंकु कहते हैं। तो ये जो लावा है ये ठंडा होकर के क्या होगा? साइड में टुकड़ों में जम जाएगा, तो इसको बोला जाएगा सिंडर कॉन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ज्वालामुखी के प्रकार देखिए, ज्वालामुखी अपनी अवस्था के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। देखिए, एक तो होता है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा है डेड वोल्केनो, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। जो एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, चलता रहे,
सोयु अवस्था में और एक मृत ज्वालामुखी। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, जिनमें से लावा, गैस और राख हमेशा निकलती रहे, हमेशा इनमें से निकलती रहे क्रेटर से, तो ये होते हैं सक्रिय, एक्टिव। उसके बाद में सुषुप्त, जो सोई हुई अवस्था में, जिनको कह सकते हैं हम वर्षों से सक्रिय नहीं है। क्या ये सक्रिय नहीं है, लेकिन ये भविष्य में कभी भी सक्रिय, एक्टिव हो सकते हैं, तो वो कहलाएंगे डोरमेंट वोल्केनो, यानी सुषुप्त अवस्था में, जो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, यानी सोई हुई अवस्था में लेकिन वो कभी भी खड़े हो सकते हैं। मृत ज्वालामुखी, जो वर्षों से सक्रिय नहीं है और भविष्य में इनके सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं है, वो कहलाते हैं मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखिए, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है बहुत बार। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल देखते हैं। केलामू, केलामू जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, यूएसए हवाई द्वीप पर, यूएसए के हवाई द्वीप पर है केलामू ज्वालामुखी। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है मोनोलोआ, ये भी यूएसए में है। कहाँ पर है, यूएसए में। नेक्स्ट स्ट्राम्बोली, इटली के लिप्री द्वीप पर है। स्ट्राम्बोली जो है ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि भूमध्य सागर के जो लिप्री द्वीप पर ये है इटली में, तो वहाँ पर हमेशा इसमें से ज्वाला निकलती रहती है, लावा निकलता रहता है, तो एक लाइट के रूप में ये दिखाई देता है, वहाँ पर उजाला होता है, तो उसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका माउंट एटना। क्या है, माउंट एटना, ये भी आपके कहाँ पर है, इटली में। कहाँ है, इटली में। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान में है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, इक्वाडोर देश है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये। क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना, चिली। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है ये ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखिए, सुषुप्त ज्वालामुखी, ये भी जो पढ़े हमने, ये कौन से थे, एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल थे। अब देखते हैं हम सुषुप्त डोरमेंट वोल्केनो। विश्वेस कहाँ पर है, इटली में। नारकोंडम भारत अंडमान निकोबार में। और ककातोआ ये इंडोनेशिया में। ये कैसे हैं, आपके सुषुप्त अवस्था में है सुषुप्त ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी की बात की जाए तो चिम्बाराजो ये है इक्वाडोर में। और एकांकागुआ ये आपके चिली अर्जेंटीना में। विश्व का सबसे ऊंचा है ये मृत ज्वालामुखी। पोपा ये इंडोनेशिया में है। और माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर है आपके, ये है अफ्रीका में। तो ये थे ज्वालामुखी के एग्जाम्पल और ज्वालामुखी के प्रकार। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपके भूकंप, अर्थक्वेक। देखिए भूकंप क्या होता है, यानी भूमि में होने वाले कंपन। किसमें, भूपर्पटी में महसूस होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के जो भूपर्पटी वाला क्रस्ट जो ऊपर का होता है, उस पर महसूस होने वाले कंपन को भूकंप बोलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पड़ी थी, इसमें कोर, उसके बाद में मेंटल और ये क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है बाहरी परपट भूपर्पटी, इसमें आपके जो कंपन होते हैं वो कहलाते हैं आपके भूकंप। भूकंप किस किस कारणों से उत्पन्न होता है देखते हैं। एक तो आपके होता है प्राकृतिक कारण और एक होता है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, प्लेटों का आपस में टकराना, आंतरिक हलचल और ज्वालामुखी विस्फोट। इनके कारण क्या होता है, विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो इनके कारण भूकंप आने की संभावना रहती है, यानी भूकंप आता है। मानवीय कारण, बम ब्लास्ट, परमाणु बम विस्फोट, बम ब्लास्ट में प्लेटें टकराती हैं, तो इनसे भी क्या होता है, जैसे ही बम ब्लास्ट होगा, आपने देखा होगा कई जगह पहाड़ों को जो तोड़ते हैं तो आसपास की बस्ती में अगर मकान जो भी हैं तो वो भी वहाँ पर गिर जाते हैं। वहाँ एक वाइब्रेट उत्पन्न होता है, यानी कंपन उत्पन्न होता है, जिससे ये टकराती हैं। तो ये भूकंप के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखिए,
भूकंप कैसे आते हैं इस चीज़ को हम समझते हैं। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर को बोलते हैं हम हाइपोसेंटर, जहाँ से भूकंप का उद्गम यानी उत्पन्न होता है। ये देख रहे होंगे, हाइपोसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर, भूकंप केंद्र या उद्गम केंद्र। इसे फोकस भी बोला जाता है। जहाँ भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, यहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। इसके पैरेलल में यहाँ पर धरातल पर होता है एक सेंटर, जिसको बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर, अधिकेंद्र। क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र बोला जाता है। पृथ्वी के धरातल पर जहाँ सबसे पहले भूकंप तरंगों का महसूस किया जाता है, उसे बोलते हैं एपिसेंटर। भारत में आने वाले 2 बड़े भूकंप जो हैं, कौन कौन से आए थे? एक तो आया था आपके 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में, और एक 8 अक्टूबर 2005 में आया था उत्तरी कश्मीर उरी में। ये दोनों स्थानों को थोड़ा ध्यान रखना है, कब कब भूकंप आए थे, बड़े भूकंप। नेक्स्ट देखिए, अभी जो समझाया आपको वही डायग्राम इसके अंदर ये दिए हुए हैं। ये फोकस हो गया इसका हाइपोसेंटर, और ये आपको एपिसेंटर हो गया, जहाँ पहली बार तरंगें महसूस होती हैं। हाइपोसेंटर को फोकस बोला जाता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, ये आपके देखिए कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप मापी यंत्र जो है सिस्मोग्राफ, भूकंप का जो मापन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ में किया जाता है। और जो स्केल होता है, जिस स्केल पर किया जाता है, पैमाना जो होता है वो कौन सा होता है? रिएक्टर स्केल, मार्केल स्केल और रासफेल स्केल। रिएक्टर स्केल में क्या होता है? जब 1 से 10 तक डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 10 तक इसमें डिजिट होते हैं। जैसे ही इसमें 1 अंक की वृद्धि होती है, तो 1 अंक की वृद्धि होती है तो उसमें 8 गुना तेज भूकंप हो जाता है। 1 अंक की वृद्धि का मतलब हुआ 8 गुना तेज होना। कितना हुआ? रिएक्टर स्केल पर अगर 1 अंक बढ़ रहा है तो आपके 8 गुना तेज भूकंप हुआ। नेक्स्ट देखिए, भूकंप के क्षेत्र। भूकंप के क्षेत्र यानी भूकंप के आने की कंडीशन के हिसाब से जोन वाइज इसको बांटा है। तो इसमें 5 जोन थे पहले। कितने जोन थे? 5 जोन। अभी वर्तमान में 4 जोन इसमें रह गए हैं। जोन 5 में सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तरी पूर्वी भारत है। तो इसमें आपके सर्वाधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, इसलिए इनको जोन 5 में रखा गया है। जोन 4 में दिल्ली, पश्चिमी यूपी, इनमें थोड़े कम आते हैं। जोन 3 में और कम आते हैं, और जोन 2 में और कम आते हैं। जोन 1 ख़त्म कर दिया है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी भूकंप नहीं मिले हैं। तो इसलिए ये भूकंप, इसके अभी वर्तमान में कितने जोन रह गए आपके? ये 4 जोन रह गए हैं। यहाँ देखिए, भूकंप के जो उत्पन्न होता है तो उसमें भूकंपीय तरंगें होती हैं। इन तरंगों के बारे में समझते हैं। एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक कौन सा है? एपिसेंटर, जहाँ पर तरंगें महसूस की जाती हैं, भूकंप तरंगें पहली बार महसूस की जाती हैं। और एक होता है आपके हाइपोसेंटर, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, उद्गम स्थल, उद्गम केंद्र कह सकते हैं। तो देखिए, ये पृथ्वी की संरचना है, इसमें आपके सॉलिड कोर है, मेंटल है, और ये आपके क्या होती है? भूपर्पटी, क्रेस्ट। इसमें से वेव निकलती हैं, P&S वेव। इनके बारे में पढ़ेंगे आप। देखिए, पी तरंगें, जिनको प्राइमरी तरंग कहते हैं, प्राइमरी वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगों होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य, ध्वनि तरंग की तरह यह होती हैं। गति रहती है इनकी 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड, और कणों की गति रहती है तरंग की दिशा में होती है। ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यम में ये चलती हैं और संपीड़न और ब्रेलर का निर्माण करती हैं। उसके बाद में है आपके एस तरंग यानी सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय तरंग। अनुप्रस्थ तरंग की तरह ये रहती है और गति इनकी 4 किलोमीटर पर सेकंड, केवल ठोस माध्यम में ये चलती हैं। कणों की गति तरंग के लंबवत होती है। श्रव्य और गर्त का निर्माण ये करते हैं।
श्रव्य और गर्त का निर्माण ये इस तरीका से है, यूं। एल तरंग है, लव वेव्स, जिनका नाम दिया एडवर्ड ऑफ लव ने, तो इसलिए इनको लव वेव कहा गया। अनुप्रस्थ तरंगों की तरह रहती हैं ये, और जिनकी गति होती है 1.53 किलोमीटर पर सेकंड होती है, 1.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। सतह के समांतर चलती हैं ये, और कणों की गति तरंग के लंबवत होती है। इसमें भी श्रव्य गर्त का निर्माण होता है, और सबसे ज़्यादा तबाही करती हैं ये। कौन सी तरंग करती हैं? एल तरंग है, सबसे ज़्यादा तबाही करती हैं। भूकंपीय तरंगों में उपस्थित ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी होती है। कौन सी होती है? इलास्टिक एनर्जी होती है। तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, एक छाया क्षेत्र होता है पृथ्वी का स्थान जहाँ से तरंगें नहीं गुजरती हैं, वो क्या कहलाएगा? छाया क्षेत्र कहलाएगा। तो इसमें है क्या? आपके पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है 143 डिग्री, और एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है 103 डिग्री। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में जो है सबसे सर्वाधिक मतलब रेडॉन गैसों की अधिकता बढ़ जाती है, ये निकलती हैं, जिससे क्या है? भूकंप आने की संभावना पता चलता है। जैसे कुछ जानवरों में भूकंप आने का आभास पहले ही हो जाता है, जैसे कुत्ता और बिल्ली। तो ये थे भूकंप के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। समझाने का तरीका और जानकारी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अभी तक नहीं किया तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस पर वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए इनको एक ही क्लास में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके चट्टान, रॉक्स। चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चट्टानों का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ रॉक्स, क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में है आपके चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में देखिए, जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, खनिजों के मिश्रण से, किससे? खनिजों के मिश्रण के कारण ये चट्टानों का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के खनिज से, कई बार एक प्रकार के खनिज से या दो से अधिक खनिजों से मिलकर इनका निर्माण होता है। देखिए, चट्टानों को शैल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? चट्टानों को शैल भी कहा जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी क्रेस्ट जो है, ऊपरी परत, उसमें 98% जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं वो कौन कौन से? 8 तत्व। देखिए, सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, 47%। कितना पाया जाता है? 47%। और सेकंड नंबर पर है सिलिकॉन। अगर आपसे पूछा जाए भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे परसेंटेज देखोगे तो आपने सोचा ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? धातु नहीं है, ये क्या है? गैस है। तो आंसर आएगा आपका सिलिकॉन। थर्ड नंबर पे है आपके एल्यूमिनियम, 8%, और ये हो जाएगा लोहा। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। पृथ्वी पर लगभग 2000 खनिज उपलब्ध है, लेकिन मुख्य रूप से 24 खनिज देखने को मिलते हैं। सभी खनिजों का मूल जो है वो क्या है? मैग्मा, पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो पाया जाता है। अभी हमने आपको ज्वालामुखी के बारे में बताया, तो उसमें आपने देखा कि जो अंदर गर्म जो होता है वो क्या है? चट्टानें जो होती हैं, गर्म चट्टानें, वो मैग्मा, वो पृथ्वी की आंतरिक सतह पर होती है। ये देखिए चट्टान है। चट्टान आप देख पा रहे हो, चट्टानें जो 3 प्रकार की होती हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आग्नेय चट्टान, आग्नेय रॉक्स, अवसादी चट्टान, और तीसरी है रूपांतरित चट्टान। अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आप इसमें देख रहे हो, जिसमें आपके पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को देखिए, इनका अन्य नाम होता है प्राथमिक मौलिक जनक या रवेदार चट्टान जो होती हैं, इनको पहला बोला जाता है। प्राइमरी, प्राथमिक चट्टान, या मौलिक चट्टान, जनक चट्टान, और ये सबसे पहले बनने वाली चट्टान है, इसलिए इनको जनक चट्टान कहा जाता है। इनका निर्माण जो है ज्वालामुखी से निकला हुआ तप्त या तरल मैग्मा जो है वो ठंडा होकर के करता है, उसके ठोस बनने पर इनका निर्माण होता है। आपको अभी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया था। ये जो मैग्मा निकल रहा है, ये लावा के रूप में बाहर आके लावा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो इनका निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? आग्नेय चट्टान का। हम इसको यूँ मान सकते हैं कि ये मैग्मा जो है एक आग है। क्या है? आग की तरह।
तो निकलने वाली जो आग है, इस आग से, लावा से, जो इससे किसका निर्माण हो रहा है, ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि गर्म मैग्मा जो है जीवाश्म को जलाकर नष्ट कर देता है। अंदर से गर्म निकल रहा है, बाहर जो है यहाँ पर इधर आएगा तो ये क्या करेगा, गर्म तो है और ये जीवाश्मों को जलाकर नष्ट कर देता है। नेक्स्ट देखिए, प्राप्त धातु है जो, इसमें कौन कौन से धातु प्राप्त होते हैं? लोहा, निकल, तांबा, सीसा और जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम। उसके बाद में आपके खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व कोयला नहीं होता है इसके अंदर। और ये परत रहित चट्टान होती हैं, कठोर चट्टान होती हैं, इनमें परत नहीं पाई जाती। प्रमुख चट्टानें जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मोनोजाइट, फ्यूमियक, साइनाइट, ग्रोवो, ऑब्सिडिस। वैसे आपको सभी याद रखनी है, लेकिन इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेनाइट और मोनोजाइट, बेसाल्ट, ये तीनों जो हैं आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके अपसादी चट्टान। कौन सी है? अपसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। इनका जो निर्माण है वो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय या अपर्दन से होता है। ऊपर ही ऊपर कौन सी चट्टानें थी आपके? आग्नेय चट्टान जो थी, जो किससे बन रही थी? लावा के ठंडा होने पर। मैग्मा जब बाहर निकलता है लावा कहलाता है, और लावा के ठंडा होने पर निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। ज्वालामुखी से कनेक्ट करके इसको देखोगे तो, और जब आग्नेय चट्टान जो है उनका अपक्षय होता है, टूटती हैं, अपर्दन होता है, तो उनसे निर्माण होता है अपसादी चट्टानों का। किसका होता है? अपसादी चट्टानों का। अपक्षय होता है अपने स्थान पर टूटना या फूटना, सड़ना, गलना, और अपर्दन होता है टूटी फूटी चट्टानों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना, खिसकना। इसमें परत होती हैं और परतदार चट्टान कहते हैं इनको। इसमें जीवाश्म, जीव जंतुओं का अवशेष पाया जाता है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व कोयला के भंडार सर्वाधिक होते हैं। अपर्दन के निम्न प्रकार हो सकते हैं आपके: नदीकृत अपसादी चट्टान, अपर्दन के प्रकार के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया है। झील सरोवरी अपसादी चट्टान और हिमानीकृत अपसादी चट्टान। गर्म विशुष्क क्षेत्र में धूल मिट्टी से निर्मित चट्टान जो है वो लोयस के मैदान की चट्टान कहलाती है। इसकी जो प्रमुख चट्टान हैं वो कौन कौन सी हैं आपके? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और कोयला व चाक। ये सभी जो है अपसादी चट्टान है जिनको हम बहुत बारीकी से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान। निर्माण होता है इनका आग्नेय और अपसादी चट्टानों से। दोनों चट्टानों के बाद में रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है अधिक ताप और अधिक दाब पर लंबे समय तक दबे रहने से। इनके अन्य नाम है कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित या कायांतरित। आग्नेय चट्टान जो हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रहती हैं तो इसका नीस बनती है। बेसाल्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर जब रहती है तो इससे शिस्ट बनता है, शिस्ट का निर्माण होता है। अपसादी चट्टान, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और चाक और डोलोमाइट, इनसे निर्माण होता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टाजाइट, और उसके बाद में चूना पत्थर से संगमरमर का, और चाक डोलोमाइट से भी संगमरमर का निर्माण होता है। इन्हें बोलते हैं आपके रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान बोला जाता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।